ना नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में है दैट इज एड्रेस ऑफ एंड साइज ऑफ। देखिए जब भी हमें किसी भी तरीके की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो या वैल्यू हमें रीड करनी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में लेते हैं। %d %u दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अभी तक हम लोगों ने कवर की। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये प्रिंट करवाना है कि वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो जैसे हमारा जो कॉलोनी सिस्टम होता है, हर एक घर का अपना एक अलग प्लॉट नंबर होता है। एग्जैक्टली में रैम होता है, रैम के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं जहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो जाके स्टोर होता है, तो उसका भी तो एक एड्रेस होगा। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है जिसे हम कॉमन टर्म्स में बेस एड्रेस कहते हैं, उस एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए काम में लिया जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिससे कॉमन टर्म्स में एम्परसेंड कहते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने ए बी और नम वेरिएबल क्रिएट किए थे लास्ट प्रोग्राम के अंदर, अगर मुझे नम का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ की हेल्प से वो कहाँ पे प्रेजेंट है मेमोरी के अंदर, उसकी लोकेशन को प्रिंट करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। किसी भी तरीके की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं, हमेशा से मैं आपको स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ जो एड्रेस है वो भी तो एक तरीके की वैल्यू है। अब वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना होगा। तो एड्रेस के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है दैट इज %q। अब यहाँ पे %q हम क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। कभी भी एड्रेस जो है वो नेगेटिव नंबर के अंदर नहीं होता। हमारे भी जो हाउस नंबर्स होते हैं 74/5 या 2, 7, 8, 9 ऐसे होते हैं, -1, -2, कभी ऐसे थोड़ी प्लॉट नंबर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली में जो एड्रेसेस होंगे, रैम के सेल्स के जो एड्रेसेस होंगे वो पॉजिटिव के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 0 से लेके 65,535 तक के एड्रेसेस होते हैं। तो उन्हें प्रिंट करवाने के लिए हम %q फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेंगे। कैसे होता है इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये तो थी पहली चीज। दूसरी चीज है साइज ऑफ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो इंट होता है वो 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसी और टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूं तो वो कुछ और मेमोरी कंज्यूम करेगा, तीसरे टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूं तो वो कुछ और मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो एक वेरिएबल ने कितनी मेमोरी कंज्यूम की है उसको पता लगाने के लिए हमारे पास में एक कीवर्ड प्रेजेंट होता है जो कहलाता है साइज ऑफ। तो यहाँ पे दो नए टर्म्स हैं आज हमारे पास में है, दैट इज साइज ऑफ एंड एड्रेस ऑफ। किसी भी वेरिएबल की लोकेशन को प्रिंट करवाने के लिए और उस वेरिएबल ने मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम की है उसको पता लगाने के लिए। अब यहाँ पे इनके इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक और चीज, कभी कभी क्या होता है व्हेन वी आर इन इंटरव्यू या जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो हो सकता है वहां पे एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक स्टेटमेंट लिख के दे दे इंट नम और बोले कि आप मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या चीजें करने वाले हैं। तो कभी भी हमें एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड होता है तो उसको यूज करके हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, उसके ये चारों पॉइंट्स। देखिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में एक तो डेटा टाइप लिखा हुआ होगा और एक वेरिएबल का नाम लिखा हुआ, ये तो कंपलसरी है वरना वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ही गलत। तो सबसे पहली चीज जो किसी भी वेरिएबल के नेम से हम पता लगा सकते हैं वो है उसका डेटा टाइप, क्योंकि उसके बिना वेरिएबल कभी क्रिएट ही नहीं हो सकते। इंट नम या आगे जाके जैसे हम लोग फ्लोट कीवर्ड मैंने आपको बताया था, फ्लोट नम मैंने क्रिएट किया है तो इंट का मतलब हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है। तो किसी भी वेरिएबल के नेम से जो पहली चीज हम पता लगा सकते हैं वो है उसका डेटा टाइप, यानी कि किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर आने वाली। सेकेंड चीज जो हम वेरिएबल की हेल्प से पता लगा सकते हैं वो है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, सिंपल इंट मैंने लिखा है, तो -32,768 से लेकर +32,767 तक की ही वैल्यूज ये वेरिएबल स्टोर कर सकता है। आपने अगर रेंज के बाहर इनपुट दिया है तो वो केस अलग है, उसमें गलत अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है, वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। लॉजिकली अगर हम लोग सही वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो इस रेंज के बाहर कभी भी हमारी वैल्यू नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में लिखा है अनसाइंड इंट ऑफ नम,
तो 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यूज ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो हम वेरिएबल के नेम से पता लगा सकते हैं वो है कि हम कहाँ तक की वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो किस टाइप की वैल्यू होगी, और दूसरी चीज कहाँ से कहाँ तक का इनपुट हमारे पास में आ सकता है। तीसरी चीज जो हम वेरिएबल के नेम से पता लगा सकते हैं दैट इज एड्रेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम एड्रेस ऑफ को यूज करके किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता लगा सकते हैं। कैसे होगा वो प्रोग्राम के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन, उसका एड्रेस जहाँ पे वो वेरिएबल प्रेजेंट है, वो प्रिंट करवा सकते हैं। लास्ट चीज जो किसी भी वेरिएबल को यूज करके प्रिंट करवाई जा सकती है वो है बाइट्स कंज्यूम। बाइट्स कंज्यूम को कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ कीवर्ड की हेल्प से हम लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है और उससे आप लोग क्या क्या पता लगा सकते हो, डेटा टाइप, इनपुट, एड्रेस एंड बाइट्स कंज्यूम, ये सारी चीजें हम वेरिएबल की हेल्प से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ और साइज ऑफ कैसे आता है उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। डेटा टाइप तो आप सब लोग को पता ही है, इनपुट का रेंज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ही बता दिया। थोड़ा सा मैं इस पेज को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को स्टेटमेंट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। आई होप सबको डॉक्यूमेंट की जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा होगा एंड स्टेटमेंट भी। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम में सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स मेंशन करनी होती है। तो हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। conio मैंने clr, str और getch के लिए काम में लिया है, और stdio मैंने काम में लिया है printf फंक्शन के लिए। अब हमारे प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज मेन। अब यहाँ पे मैंने void जो एक कीवर्ड है उसको मेंशन किया है। अगर आप इसको स्किप कर देते हो, डायरेक्टली आप लोग मेन लिख के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो, तो वहां पे वार्निंग आती है। वार्निंग को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, बस प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेना। और अगर बिना वार्निंग वाला प्रोग्राम चाहिए तो आप वहाँ पे वॉइड मेंशन कर सकते हो, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने यही चीज आपको आंसर की थी जब किसी को प्रॉब्लम आई। तो वॉइड मेन, और यहाँ पे आएगा सेट ऑफ पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये है हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारे प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट। अब इस प्रोग्राम का जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम क्रिएट करते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही होता है। अगर इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लिख दोगे या CLR के बाद लिख दोगे तो प्रोग्राम में आती है एरर। इसे हमेशा हमें सबसे पहले ही लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज int num is equals to 10। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे मैंने इनिशियलाइज भी करवा दिया है। इनिशियलाइज करवाना मतलब वेरिएबल के अंदर कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करवा देना ताकि इसके अंदर किसी भी तरीके की गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं हो। तो हमारी मेमोरी के अंदर num नाम का एक सेल रिजर्व होगा जहाँ पे 10 जाके स्टोर हो चुका है। उसके बाद मैंने CLR STR फंक्शन को काम में लिया है। हो सकता है प्रीवियसली कुछ प्रोग्राम्स हमारे एग्जीक्यूटेड हो तो हमारे कंसोल पे डेटा आ रहा होगा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए पूरे कंसोल को मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है दैट इज printf, और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है सबसे पहले वैल्यू ऑफ num, फिर एक मैंने कोलन दिया है और उसके बाद लिखा है %d, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करवाना, इस वैल्यू स्टोर है मुझे उसे प्रिंट करवाना है। और इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए तो हम %d काम में लेते हैं। अब %d क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये साइंड टाइप का वेरिएबल है। अनसाइंड के केस में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि ये अनसाइंड है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये साइंड भी अज्यूम करता है। और साइंड के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे %d मेंशन किया है। डबल कोट्स क्लोज, कॉमा और उसके बाद मैंने num मेंशन कर दिया। तो num के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ num :10 हमारे पास में आउटपुट आएगा इस पहले स्टेटमेंट का। Now moving on to the next statement, next printf statement। अब यहाँ पे जो मैंने मैसेज लिखा है that is address of num, फिर एक कोलन और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है %u। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए हमें %u फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना होता है। तो यहाँ पे
एड्रेस ऑफ के लिए पर्सन यू। उसके बाद डबल कोट्स क्लोज करने के बाद मैंने एक कॉमा दिया है। अब यहाँ पे आएगा सबसे पहले हमारे पास में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, जो सिंबल होता है एम्परसेंड का, वो एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। अब किसका एड्रेस प्रिंट करवाना है? प्रोग्राम में 10 वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, ABCD EFG एंड सो ऑन। किसका एड्रेस प्रिंट करवाना है? तो एम्परसेंड के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है हमारे वेरिएबल का नाम। ये नम नाम का वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर जहां पे भी प्रेजेंट होगा उसका एड्रेस यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एड्रेस ऑफ नम कोलन जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। Now, moving on to the last statement, that is printf bytes occupied by num colon %d। अब यहाँ पे जितनी स्पेस कंज्यूम की है एक वेरिएबल ने मुझे वो प्रिंट करवाना है और उसके लिए हमारे पास में साइज ऑफ कीवर्ड होता है। तो डबल कोट्स क्लोज करने के बाद कॉमा साइज ऑफ, बिना स्पेस के लिखना है। ये एक कलेक्टिव वर्ड है, अलग अलग दो वर्ड्स नहीं है। इंग्लिश में साइज अलग होता है, ऑफ अलग होता है, यहाँ पे ये एक कंप्लीट वर्ड है कलेक्टिव, बिना किसी स्पेस के लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना है वेरिएबल का नाम। जिस भी वेरिएबल का साइज हमें पता लगाना है उस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये साइज ऑफ का जो पैरेंथेसिस ओपन किया है वो पैरेंथेसिस क्लोज, प्रिंटफ का जो पैरेंथेसिस ओपन किया है वो पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। सारे स्टेटमेंट्स सेमीकोलन से टर्मिनेटेड है। तो अगर आपके पास में कभी भी कुछ एरर आता है स्टेटमेंट मिसिंग, तो समझ जाना कि आपने किसी स्टेटमेंट को सही तरीके से टर्मिनेट नहीं किया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैंने getch फंक्शन लिखा है। getch क्या करता है? हमारी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, कब तक? जब तक हम एक कैरेक्टर का इनपुट नहीं दे देते, ताकि बार बार मुझे Alt F5 करके आउटपुट स्क्रीन पे शिफ्ट नहीं होना पड़े। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया है। अब इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई थी, वैल्यू ऑफ नम कोलन 10। हाँ, नम के अंदर हमने 10 ही स्टोर करवाया था, परफेक्टली वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट है एड्रेस ऑफ नम। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस आया है वो 65,000 की रेंज में आया है। हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ और एड्रेस आए, मेरे सिस्टम के अंदर ये आया है 65,524। और इस रेंज को प्रिंट करवाने के लिए तो %q फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते, %d लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ गलत हमारे पास में रिजल्ट आएगा, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास में प्रिंटफ मैसेज है दैट इज बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय नम। अब नम क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में आउटपुट भी 2 आया है। अब यहाँ पे एक और चीज, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइज ऑफ के अंदर एक वेरिएबल का नाम मेंशन किया है, अगर आप चाहो तो साइज ऑफ के अंदर जो हमारे डेटा टाइप होते हैं आप उनके नेम भी मेंशन कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंट भी पास कर सकती हूँ। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंट और जो साइज ऑफ नम है दोनों का आउटपुट हमारे पास में 2 आएगा, क्योंकि नम क्या है? इंट टाइप का वेरिएबल है और इंट जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंट मेंशन करूंगी तो भी मुझे 2 ही आउटपुट मिलेगा, बिकॉज इंटीजर टाइप ऑक्यूपाइज 2 बाइट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से एड्रेस प्रिंट होता है, किस तरीके से उसकी मेमोरी प्रिंट होती है। वैल्यू क्या है वो भी हमने पता लगा लिया। तो वेरिएबल के नेम से कितनी चीजें पता लगाई जा सकती है उसका ये एक हमारा एग्जाम्पल था ना। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? यस गाइस, यहाँ पे जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है वो ओवर हो गया है। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी थी इंटीजर डेटा टाइप के अंदर दैट वाज इंट, वो ओवर हो गई है। अब इंट के बाद इंटीजर टाइप में ही जो सेकंड टाइप है हमारे पास में दैट इज लॉन्ग डेटा टाइप। बेसिकली यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करनी हो जो 65,000 से भी ज्यादा हो तो उसके लिए हम इंट को तो काम में ले ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए काम में ले भी लिया है तो फिर वो क्या करता है? सर्कुलर राउंड राउंड के अंदर घूमता रहता है और कोई डमी वैल्यू, कोई गलत हमें वैल्यू जनरेट करके दे देता है। तो अगर हमें उस रेंज से भी ज्यादा कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लॉन्ग डेटा टाइप की हेल्प लेनी होगी। अब किसी भी वेरिएबल को अगर आपको लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो सिंपली हमें लिखना है लॉन्ग कीवर्ड, इट्स अ कीवर्ड, और उसके बाद हमें अपने वेरिएबल का नाम मेंशन करना है एंड सेमी कोलन। ठीक है, अब जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है वो हमारी मेमोरी के अंदर 4 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, अब अगर आपका आर्किटेक्चर जो है सिस्टम का अगर वो डिफरेंट है तो हो सकता है यहाँ पे 6 या 8 बाइट आपके पास में आउटपुट आए, लेकिन लॉन्ग का जो इनिशियल मेमोरी कंजम्पशन है इट ऑलवेज स्टेज 4 बाइट्स। अब यहाँ पे एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्वल है, तो 4 बाइट कितने के इक्वल हो जाएगा, 32 बिट्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 रेज टू द पावर 32 हमें कैलकुलेट करना होगा। अब 2 रेज टू द पावर 32 नहीं पता है, लेकिन 2 रेज टू पावर 16 पता है, हमने इंटीजर के केस में फेच किया था। तो 65,536 मल्टीप्लाइड बाय 65,536 तो इक्वल्स टू हमारे पास में कुछ इस तरीके की वैल्यू जनरेट होती। तो अगर हमने लॉन्ग कीवर्ड की हेल्प से किसी वेरिएबल को क्रिएट किया है तो हम इतनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। 4294967296 यहाँ तक की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हमें इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना होगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो हमने इंट के अंदर अप्लाई किया था। 65,536 को 2 से डिवाइड किया था तो 32,768 आया था। सिमिलरली इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी दिस, -214748364 से लेकर +214748364 तक की वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट है ये बिल्कुल सेम है इंट की तरह, साइंड और अनसाइंड यहाँ पे भी सपोर्टेड है। तो अगर मैंने साइंड को यूज करके लॉन्ग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसकी रेंज होगी यहाँ तक, यानी कि हम आराम से लैक्स तक की वैल्यू जो है उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, इवन करोड़ तक की वैल्यू को भी इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइंड इंट के लिए %d था, अनसाइंड इंट के लिए %u था। तो अगर हम यहाँ पे साइंड लॉन्ग टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है दैट इज %ld। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो साइंड वेरिएबल है उसे क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं, आप 4 स्टेटमेंट से साइंड लॉन्ग टाइप के वेरिएबल जो हैं वो उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। या तो आपको सिंपली लिखना है लॉन्ग नम। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से इंट में बाय डिफॉल्ट साइंड को अज्यूम कर लिया जाता था उसी तरीके से लॉन्ग के केस में भी साइंड को बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया जाएगा। तो क्या होगा, उस केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा पाएंगे। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज लॉन्ग इंट नम। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो लॉन्ग के साथ में इंट कीवर्ड को भी काम में ले सकते हो। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली लॉन्ग और वेरिएबल का नाम लिख लो, या फिर लॉन्ग कीवर्ड देन इंट कीवर्ड और उसके बाद नम कीवर्ड। इस इंट और लॉन्ग के सीक्वेंस को आपको इंटरचेंज नहीं करना है, इसी तरीके का सिंटेक्स हमें मेंशन करना होता है, लॉन्ग इंट नम। तो यहाँ पे हमारे पास में नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब वो कहाँ से कहाँ तक की होगी, वो इस रेंज से लेके एंड तक की रेंज की होगी। इतनी वैल्यूज ये जो वेरिएबल है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको साइंड और अनसाइंड स्पेसिफिकली मेंशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, साइंड लॉन्ग नम या फिर साइंड लॉन्ग इंट नम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के सिंटेक्सेस आपको फॉलो करने होंगे लॉन्ग टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, दैट इज साइंड लॉन्ग। अब सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग की बात करनी है तो रेंज तो मैंने आप लोग को बताई दी, 0 से लेके 4294967295 तक यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑन टोटल हमारे पास में इतनी वैल्यूज होती है लेकिन हम 0 को भी एज अ वैल्यू काउंट करते हैं, तो 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं। और अब अनसाइंड लॉन्ग क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव टाइप की वैल्यूज को ही ये अपने अंदर स्टोर करेगा। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम काम में लेते हैं दैट इज %lu। अब अनसाइंड लॉन्ग वेरिएबल्स को क्रिएट करने का जो कंसेप्ट है दैट इज अनसाइंड लॉन्ग नम या फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट नम भी हम काम में ले सकते हैं। अनसाइंड के केस में स्पेसिफिकली हमें बताना होगा
वरना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को भी अज्यूम करता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ। तो यहाँ पे इंटीजर के केस में हमारे पास में दो टाइप होते हैं, एक तो इंट होता है और एक लॉन्ग होता है। अब इंट को भी साइंड और अनसाइंड बनाया जा सकता है और लॉन्ग को भी साइंड और अनसाइंड बनाया जा सकता है। बेसिकली हम लॉन्ग को क्यों काम में लेंगे, जब हमें कुछ बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी हो, 65,000 से ज्यादा की वैल्यू स्टोर करवानी हो, तो हम इस लॉन्ग कीवर्ड को काम में लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से हमें ज्यादा वैल्यू स्टोर करने का मौका भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप जो है हमारा वो ओवर हो गया है विद लॉन्ग कीवर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट की है, जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे।